गुप्त और वाकाटक काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में भूमि करों में वृद्धि देखी गई, जबकि व्यापार और वाणिज्य करों में कमी आई। यह काल विशेष रूप से 4वीं से 8वीं शताब्दी तक कृषि विस्तार का प्रमुख युग था। ब्राह्मणों को भूमि दान ब्राह्मदेय अग्रहारा शासना देने की परंपरा बढ़ी। राजा द्वारा अधिकारियों को भी भूमि प्रदान की जाती थी। इससे बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और उत्पादन विधियों में सुधार हुआ। लौह हल की नोक, आयन प्लाशय, सिंचाई प्रणाली और पशुधन की रक्षा जैसे उपाय अपनाए गए। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग हुआ। राजा उपज का 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में वसूल करता था। गुप्त अभिलेखों में 2 नए कृषि करों का उल्लेख मिलता है। ऊपरी कर संभवतः अस्थायी किसानों पर लगाया गया कर, उद्रंग संभवतः जल कर या पुलिस कर, वातभूत कर शायद यह हवाओं और आत्माओं के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के खर्च के लिए लगाया गया कर था। हलिर कर संभवतः हल या जोतने के लिए लगाया गया कर, किसानों से कर के अतिरिक्त विष्टि या जबरन श्रम फॉर्स्ड लेबर भी लिया जाता था। ग्रामीणों को शाही अधिकारियों और सैनिकों के दौरे के समय अनाज, चारे, लकड़ी, जानवरों के लिए घास, चारकोल आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य था। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था और अधिकांश प्रशासन सामंतों और लाभार्थियों द्वारा संचालित होता था। इस कारण मौर्यों के विपरीत गुप्तों ने आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं रखा। वाकाटक अभिलेखों में क्लिप्त क्रय कर या बिक्री कर और उपक्लिप्त लघु अतिरिक्त कर का उल्लेख मिलता है। यह वाणिज्यिक कर व्यवस्था की उपस्थिति और उनके व्यवस्थित प्रशासन को दर्शाता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भारत के व्यापार और वाणिज्य में धीरे धीरे गिरावट आई। 550 ईस्वी तक भारत का पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन के साथ व्यापार जारी था। भारत से रेशम और मसाले निर्यात किए जाते थे। 6वीं शताब्दी में जब रोमन स्वयं रेशम के कीड़े पालने लगे तो भारतीय रेशम व्यापार को बड़ा झटका लगा। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि गुजरात के लाट प्रदेश से रेशम बुनकरों का एक गिल्ड पलायन कर मंदसौर गया। वहां उन्होंने अपना पारंपरिक कार्य छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाए। यह इस बात का संकेत है कि उस समय उनके वस्त्रों की मांग में गिरावट आ गई थी। उत्तर पश्चिम व्यापार मार्गों पर हुनों के आक्रमणों से व्यापार और भी बाधित हुआ। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करके इसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं रहा। विदेशी व्यापार में गिरावट से भारत में सोने और चांदी का आगमन कम हो गया। इसका प्रमाण यह है कि गुप्त शासन के उत्तरार्ध में स्वर्ण मुद्राओं की संख्या घटने लगी। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा गया। हालांकि इन सिक्कों में कुषाणों की तुलना में शुद्ध सोने की मात्रा कम थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में सोने की मात्रा लगातार घटती रही और मिश्र धातुओं की मात्रा बढ़ती गई। गुजरात के पश्चिमी क्षत्रपों की विजय के बाद गुप्तों ने बड़ी संख्या में रूपक चांदी के सिक्के जारी किए। ये सिक्के मुख्यतः स्थानीय विनिमय के लिए थे। कॉपर के सिक्के कम संख्या में जारी किए गए। गुप्त और वाकाटक काल के अभिलेखों व मुहरों में कारीगरों, व्यापारियों और गिल्डों श्रेणियों का उल्लेख बार बार मिलता है। यह दर्शाता है कि उस काल में शहरी शिल्प और व्यापार अभी भी सक्रिय था। इन गिल्डों की समृद्ध स्थिति और परोपकारी गतिविधियों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरणस्वरूप वाकाटक राजा प्रवरसेन के इंदौर ताम्रपत्रों में एक व्यापारी चंद्र का उल्लेख है। उसने उस गांव का आधा भाग ब्राह्मणों को दान में दिए गए क्षेत्र से खरीद लिया था। अन्य अभिलेखों में व्यापारियों द्वारा मंदिर, विश्राम गृह, सभा भवन और बाग बगीचों के निर्माण का उल्लेख है। गुप्त काल में ये व्यापारी नगर प्रशासन में भी सक्रिय भागीदारी निभाते थे। गुप्त और वाकाटक काल की अर्थव्यवस्था कृषि विस्तार, कर व्यवस्था, मुद्रा प्रवाह और शहरी शिल्प के इर्दगिर्द घूमती थी। जहां एक ओर कृषि का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर विदेशी व्यापार में गिरावट आई। जबरन श्रम और बढ़ते भूमि अनुदान ने केंद्र की शक्ति को कमजोर किया। फिर भी व्यापारिक गिल्डों और कारीगरों की उपस्थिति उस समय की शहरी समृद्धि की गवाही देती है। यह काल एक संक्रमण काल था, जहां समृद्धि के साथ साथ गिरावट के बीज भी बोए जा रहे थे।